अगर आप सबको याद हो, जब देश में कोरोना चल रहा था तो उसी समय सोशल मीडिया पे एक इन्फर्नो मूवी की एक क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे कितनी तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और अगर इसे नहीं रोका गया तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और इसीलिए बर्ट्रांड जॉबरिस्ट, जो कि इस मूवी में एक ट्रांस ह्यूमनिस्ट होता है, वो वीडियो में ओवर पॉपुलेशन की जो फियर मॉन्गरिंग करता हुआ आपको दिखाई देता है। वो इन्फर्नो नाम का एक वायरस बनाता है जिससे महामारी फैलेगी और काफी बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो कोरोना वायरस है वो इसी टाइप का है, जैसे कंस्पिरेसी थ्योरी टाइप चलती है कि भाई देखो मूवी 2016 में आई, कोरोना वायरस 2020 में आया, ऐसा टाइप का। बट जो भी था, ये मूवी का सीन काफी डरावना और कन्विंसिंग था। मतलब प्रेडिक्शन जो थी ना, वो देख के एक बार को तो मुझे भी लगने लगा था कि यार इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ तो किया ही जाना चाहिए। मतलब ओवर पॉपुलेशन कहें या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहें, मतलब बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत कन्विंसिंग सीन था वो। केवल ये मूवी वाले सीन से ही नहीं, यदि आप सड़क पे जाएं और रैंडम 100 लोगों से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 90 से ज्यादा लोग जो हैं इसे एक थ्रेट की तरह ही देखते हुए मिलेंगे। अगर आप भारत के लोगों से बोलो कि भाई आप भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, अधिकतर लोग ये मानने वाले होंगे कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनमें एक समस्या है बढ़ती हुई आबादी। कई बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि भारत की बदहाली के लिए सबसे ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबल है तो वो समाजवाद ना होके ये बेहताशा बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत समेत दुनिया भर में जो सरकारें हैं, एनजीओज हैं, ये सब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बना रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखवा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, जिसका बेसिक स्टार्टिंग फंडामेंटल एजम्पशन क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक नेगेटिव चीज है, एक बुरी चीज है। बढ़ती हुई आबादी जो है बेहतर भविष्य की राह में एक बाधा है और इसको कैसे भी करके कंट्रोल करो। पर ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके नेगेटिविटी है, ये कोई ऑर्गेनिक नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई नेचुरल नहीं है। आपने कभी सोचा है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे नेगेटिव टर्म से क्यों डिनोट किया जाता है? तो जी इसके पीछे पिछले लगभग 100-200 सालों का एक सस्टेन्ड प्रोपोगेंडा है जो लेट 1960s आते आते तो एकदम मारक रूप ले चुका था। आज के इस डॉजियर में हम जानेंगे इसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फैलेसी का सच, साथ ही हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया और इन्हीं सबसे जुड़े हुए एक बहुत ही अहम मुद्दे डिलिमिटेशन की, जो कि 2026 में होना है, जिसका अभी से ही विरोध होना शुरू हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। एक भाई साहब हुए मिस्टर पॉल एहलरिच, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने 1968 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब, जिसके कवर पेज पे लिखा हुआ था कि व्हाइल यू आर रीडिंग दीज वर्ड्स 3 चिल्ड्रन आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन एंड 24 मोर बेबीज आर बॉर्न। ये किताब जब लॉन्च हुई थी तो मार्केट में तहलका मच गया था। 1988 तक इसके 19 संस्करण छप चुके थे और 20 लाख कॉपीज बिक चुकी थी। अच्छा, ये जो किताब लिखी गई इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। था क्या कि जो डॉक्टर एलरिच साहब थे, ये अपनी फैमिली के साथ भारत आए हुए थे। अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस अपने होटल जा रहे थे। रास्ते में इनकी टैक्सी दिल्ली के किसी जाम में फंस गई। इन भाई साहब को वो जान देख के इनकी ऐसी तैसी हो गई, इनके पसीने छूटने लगे, इनको डर लगने लगा कि मतलब हम लोग, इतनी भीड़ है, हम लोग मतलब बच भी पाएंगे कि नहीं, हम लोग इस जाम से निकल भी पाएंगे कि नहीं। खैर ये जाम से निकल के होटल पहुंचे, पर होटल में इनके साथ इनकी खोपड़ी में वो जाम और भीड़ भी पहुंच गई। इन्हें लगा कि भाई ये दिल्ली कलकत्ता की जो भीड़ है केवल भारत की समस्या नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता। अब अगर आप इस किताब को पढ़ो तो आप पॉल साहब की फियर मॉन्गरिंग के दीवाने हो जाओगे। कि मतलब एक होता है फिक्शन, एक होता है फ्लाइट ऑफ फिक्शन, उसका भी अगर कुछ टॉप मोस्ट होता होगा ना, मतलब फैंटेसी और फ्लाइट ऑफ फिक्शन टाइप का अगर कुछ होता हो इंग्लिश में, तो ये भाई साहब उस पर चढ़ गए थे। इनफैक्ट जो इन्फर्नो मूवी का जो पॉपुलेशन वाला सीन है, जो क्लिप आप लोगों ने देखी शुरू में, वो डिट्टो वो भी इनकी किताब से इंस्पायर्ड है। बस एक ही समस्या हो गई, ऑथर साहब ने जितने प्रेडिक्शन किए थे बढ़ती आबादी से होने वाले डूम्सडे के बारे में, वे सारे के सारे ऑलमोस्ट गलत साबित हो चुके। पहले हम देखते हैं कि इन्होंने किताब में लिखा क्या है। ये लिखते हैं कि 1 मिलियन साल पहले दुनिया की कुल आबादी 25 लाख के करीब, जो 8000 BC आते आते 5 मिलियन हो गई। फिर इस पॉपुलेशन को 5 से 500 मिलियन पहुंचने में करीब 10,000 साल लग गए। 1650 में दुनिया की आबादी 500 मिलियन हुई, यानी जनसंख्या डबल होने में लगभग 1000 साल लगे। और 1850 आते आते ये आबादी बढ़ के 1 बिलियन के आसपास पहुंच गई, यानी मात्र 200 सालों में। और जनसंख्या का ये अगला डबल होने में मात्र लगे 80 साल और 1930 में ये आबादी 2 बिलियन हो चुकी थी। और जब ये किताब लिखी जा रही थी तब 4 बिलियन आबादी होने में थोड़े ही कम थे, तो अनुमान लगाया गया कि 2 बिलियन से 4 बिलियन होने में मात्र अब इस आबादी को 35 साल लगेंगे।
यानी दुनिया की आबादी के डबल होने की स्पीड बढ़ती जा रही थी। जैसे पहले दोगुना होने में 10 लाख साल लग गए, फिर ये समय घट के 1000 साल हो गया, फिर और घटा और घट के 200 साल हो गया, फिर 80 साल में आबादी डबल हो गई और फिर दुनिया की कुल आबादी को दोगुना होने में लगे मात्र 35 साल। इस स्पीड और डेटा को आगे एक्सटेंड करते हुए इन्होंने लिखा कि अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो 900 साल बाद दुनिया की आबादी होगी 6 के पीछे 16 जीरो लगा लो, यानी 60 मिलियन बिलियन पीपल, यानी 60 लाख करोड़ लोग होंगे। ये जो इतनी बड़ी आबादी है ये धरती पर रहेगी कैसे? इन्होंने हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करके बताया कि पूरी धरती के साइज की एक 2000 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, उसी पे इतनी बड़ी आबादी आ पाएगी। ठीक, या फिर इस धरती की जो पूरा साइज है उसको 2000 गुना कर दो तो इतनी जगह लगेगी। अच्छा, इससे ज्यादा जनसंख्या ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि इतने पे ही हीट लिमिट रीच कर जाएगी। वो कुछ होता है कि चीजें पिघलने लगेंगी गर्मी से। पर फिर भी डॉक्टर साहब जो है ये हीट लिमिट रीच करने पे ही रुके नहीं। उन्होंने सोचा कि कल को कोई सा आ गया और उसने बोला कि भाई साइंस से इनोवेशन हो जाएगी, हम दूसरे ग्रह पे जीवन खोज लेंगे। फिर मानो साइंस ने तरक्की कर ली और चांद पे जीवन ढूंढ भी लिया, और केवल मतलब जो पृथ्वी का ही अर्थ का ही चांद है उस पर ही नहीं, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर के चांद पे भी अगर बसाने लगे तो 50 साल में वहां भी जगह कम पड़ जाएगी। ये वाली थ्योरी पॉल एलरिच साहब ने ब्रिटिश फिजिस्ट जेएच फ्रेमलिन से उधार ली। ये जो फ्रेमलिन साहब थे इनका कहना था कि अगर जनसंख्या को नहीं रोका गया तो केवल दूसरे प्लैनेट्स के चांद पे ही नहीं, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जगह कम पड़ जाएगी। मैक्स टू मैक्स 250 साल में हम सभी 9 ग्रहों और उनके चांद पे सोसाइटीज बना के जगह समाप्त कर चुके होंगे, यानी नो स्पेस। इसके अलावा इन्होंने जैसे अपनी किताब में 4 प्रेडिक्शन किए थे, जो मेन प्रोमिनेंट प्रेडिक्शंस थे वो देख लीजिए। पहला था कि 1970 में मास स्टारवेशन होगा, करोड़ों लोग भूखमरी से मरने लगेंगे, जिसके कारण ग्लोबल डेथ रेट्स में सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलेगा। हुआ क्या कहीं ऐसा? नहीं हुआ। आंसर है फेक न्यूज फैला रहा था। दूसरी, भारत की आबादी में 1980 तक 200 मिलियन लोग और बढ़ेंगे, जिससे कि भूखमरी फैलेगी, लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, भूखे मरने लगेंगे, बच्चे ज्यादा मरेंगे, कारण माल नरिशमेंट होगा। जबकि हुआ क्या रियलिटी में? इंडियाज पॉपुलेशन नियरली ट्रिपल्ड एंड माल नरिशमेंट रेट्स ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। ये भी फेक न्यूज। तीसरा प्रेडिक्शन, भारत जो है वो खाद्य के मामले में बढ़ती हुई आबादी के कारण सेल्फ सफिशिएंट हो ही नहीं पाएगा। जबकि हुआ क्या रियलिटी में? सेल्फ सफिशिएंट। सरकारी मंडियों में लाखों टन अनाज तो जो है ना वो बारिश के कारण भीग के सड़ जा रहा है, इतना अनाज पैदा हो रहा है, और ये साहब बात कर रहे थे सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं हो पाएगा। चौथा प्रेडिक्शन, ग्लोबल ब्रेकडाउन बाय 1985, यानी 1985 आते आते प्लेनेट अर्थ्स कैपेसिटी टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी विल ब्रेक डाउन। पर ऐसा कुछ तो मतलब मुझे दिखता नहीं है। इनफैक्ट इस फेक न्यूज को आज 55 साल बीत चुके हैं। एंड ग्लोबल हंगर हैज बीन रिड्यूसिंग ओवर टाइम डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अलावा भी जो मोटा मोटी इन्होंने प्रेडिक्शंस अपनी किताब में की थी वो सब गलत साबित हो गए। मतलब अगर आज पॉपुलेशन ग्रोथ को नेगेटिव टर्म्स में देखा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर पॉल एलरिच की किताब पॉपुलेशन बॉम्ब का था। अच्छा, पर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की चरस फैलाने वाला केवल एलरिच ही अकेला नहीं था, एक और हुए हैं, ये इससे भी पहले हुए हैं। भाई साहब का नाम था, ये इंग्लिश क्लर्जी मैन थे, इनका नाम था थॉमस मैल्थूस। इन्होंने अपने मल्थूसियन ऐसे सुना होगा। इन्होंने 1798 में एक एसे लिखा, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें ये लिखते हैं कि देयर विल बी एन एपोक्लिप्टिक कंपटीशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन, यानी खाने और लोगों में ज़ॉम्बीज टाइप का संघर्ष होगा, खाने की कमी पड़ जाएगी। इनका कहना था कि पावर ऑफ पॉपुलेशन इज indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for men. Rate of production, rate of growth of population से मैच नहीं कर पाएगा। अभी 50 साल पहले तक इस देश में अकाल पड़ता था, हमने सुना है। 100 साल पहले तो हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता था, जिससे लाखों लोग भूख से मर जाते थे। पर तब भारत की आबादी 20-25 करोड़ ही थी 100 साल पहले, और 50 साल पहले 50 करोड़ रही होगी। और आज जब आबादी 140-145 करोड़ है तो हम नहीं सुनते कि अकाल पड़ा है, लोग खाने के बिना ही मर गए। भाई सुना है क्या आपने कि लाखों लोग अनाज की कमी से मर गए भारत में? नहीं सुना होगा ना अभी हाल फिलहाल में। आपने ये जरूर सुना होगा भाई आज की डेट में लोग खाने की कमी के कारण नहीं मरेंगे, बल्कि अधिक खाने के कारण जरूर मर सकते हैं। सर्वे करा लो तो आधा भारत मुझे लगता है मोटापे का शिकार होगा। मतलब व्रत वाले दिन भी व्रत स्पेशल छोले भटूरे पेल दे रहे हैं दिल्ली वाले। तो कैसे संभव हुआ ये सब? कैसे आई इतनी अमेंडेंस, इतनी चीजें मिल गई? जैसे भाई पहले 6-6 साल फोन के लिए वेटिंग होती थी, अभी तो आप करो तो 60 मिनट के अंदर आप फोन ले सकते हो। ये अबंडेंस आई ह्यूमन इनोवेशन से। ये इनोवेशन हुई पावर ऑफ फ्री माइंड से। मेरे गुरु कहते हैं कि दुनिया में स्वतंत्र मानव मस्तिष्क से पावरफुल और कुछ होता ही नहीं है।
और दिस मतलब फ्री माइंड, इसकी जो कैपेसिटी है इसकी कोई लिमिट नहीं है, दिस इज लिमिटलेस। इसे आप एक और उदाहरण से समझो। इजराइल नाम सुना है आपने? गाजा का बाजा बजा रहा है पिछले 2 साल से। उस इजराइल में पीने के लिए साफ पानी तक मतलब अवेलेबल नहीं है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है साफ पीने के पानी के। हैं जो थोड़े बहुत वो ना के बराबर हैं, लेस देन 10%। तो इजराइल जो है अपने पीने के पानी और खेती के लिए समुद्र पे निर्भर है, और समुद्र का पानी हम सबने सुना है खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते। तो क्या किया यहूदियों ने? इनोवेशन किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, समुद्र के पानी का डिसैलिनेशन करके प्रयोग करते हैं और उन्हें पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर इनोवेशन नहीं किया होता तो आज जो उनकी आबादी है, अगर आज उससे 10 गुना कम भी होती तो बेचारे प्यास से मर जाते। पर अगर आज उनकी आबादी 10 गुना बढ़ भी जाए तो वो प्यास से नहीं मरेंगे। ये सब कैसे संभव हो गया? इनोवेशन के कारण संभव हुआ। इनोवेशन से हम कैपेसिटी को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, ये बड़ा अजीब आदमी है, मतलब हम सब तो मतलब मानते हैं कि भाई बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या, मतलब ड्रैकुला है, और ये जो बैठा है ये टीका लगा के ये इसको डिनाई कर रहा है, अजीब मेंटल इंसान है। क्या मैं इसे डिनाई कर रहा हूँ? जी, मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। और मैं तो आप ही से एक सवाल पूछता हूँ कि हम इस जनसंख्या को एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं, ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? बताइए माय डियर। भाई, मानव सभ्यता के सामने यदि कोई खतरा है तो वो ओवर पॉपुलेशन का। अच्छा, इस खतरे में मैं ज़ॉम्बीज वाला हटा के बोल रहा हूँ। अगर ऐसे देखें पॉपुलेशन के मामले में कोई खतरा है तो वो ओवर पॉपुलेशन से नहीं है, बल्कि डीपॉपुलेशन का है। दुनिया भर में गिरते हुए फर्टिलिटी रेट से है। दुनिया जो है वो जनसंख्या बढ़ने से समाप्त नहीं होगी, बल्कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि घटती हुई जनसंख्या के कारण लोग समाप्त हो जाएंगे। 2050 तक दुनिया भर के 2/3 देशों का जो TFR है वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल्स यानी 2:1 चिल्ड्रन पर वुमेन से नीचे चला जाएगा। भारत का ही जो TFR है बिल्कुल बिलो रिप्लेसमेंट जो रेट होता है ना, उस पे झूल रहा है 2:1 पे। अगर यूपी बिहार को हटा दें तो ये 1:9 हो जाएगा, यानी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। और 2:1 होते ही, उससे कम होते ही किसी भी सिविलाइजेशन के लिए पॉपुलेशन के मामले में रिकवरी करना संभव होता ही नहीं है। जैसे आप जापान का ही केस ले लो, TFR है 0.78, साउथ कोरिया का है 1.26, यूरोप का है 1.4। इस हिसाब से 21st सेंचुरी के एंड तक जापान की जो अभी की आबादी है उसमें से 37.4% यानी उनकी आबादी के 46 मिलियन के करीब लोग, साउथ कोरिया की आबादी का 57.7% यानी उनकी अभी की आबादी के हिसाब से 22 मिलियन लोगों के करीब, और यूरोप की आबादी के 20.8% यानी उनकी जो अभी की आबादी है उसके 153 मिलियन के करीब लोग इन देशों में 21वीं सदी के अंत आते आते कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हिस्टीरिया फैलाने वाले शायद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में नहीं जानते होंगे, इसीलिए ये सब ज्यादा करते हैं। दूसरा, डॉलर्स आर इन्वॉल्वड इन दिस। ये क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो जिसका एक सीधा सा मतलब होता है कि दुनिया भर की जो आबादी है सेपरेटेड बाय कल्चर्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स मोटा मोटी 3 फेजेस से गुजरी है, मतलब अभी तक जो हमको दिखा है, और वर्तमान में भी हम इसको गुजरते हुए देख सकते हैं। इन 3 फेजेस को नापने के लिए 3 वेरिएबल्स होते हैं, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट। इन्हीं 3 वेरिएबल्स के हिसाब से दुनिया भर की डेमोग्राफी बदलती रहती है। इस ट्रांजिशन के पहले फेज को प्री मॉडर्न फेज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में 17वीं सदी तक ये फेज चला। इसमें क्या था जी? हाई बर्थ रेट थे एंड हाई मोर्टेलिटी रेट थे, रिजल्टिंग इन वेरी स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी बच्चे भी ज्यादा पैदा होते थे पर पैदा होने वाले जो बच्चे थे वो इन्फेंसी में ही मर भी ज्यादा जाते थे। इस कारण देशों की आबादी बहुत स्लो ग्रो हुई। फिर आया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड फेज। ये 18th सेंचुरी में कुछ यूरोपियन देशों से शुरू हुआ, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। इसमें क्या था? हाई बर्थ रेट्स बट डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट्स, यानी रिडक्शन इन मोर्टेलिटी रेट रिडक्शन इन बर्थ रेट से ज्यादा था। दिस गेव इम्पीटस टू ग्रोथ, यानी आबादी तेजी से बढ़ने लगी, लीडिंग टू पॉपुलेशन बूम। धीरे धीरे बाकी देशों में भी ये फेज पहुंचा। भारत में ये फेज अपने एंड की ओर चल रहा है। इसको बहुत सरल में बताऊं तो होता क्या था? बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे थे बट वो जो इन्फेंसी में ही मरने की जो वो थी वो घट गई, क्योंकि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हमारे पास आ गई। और फिर इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का आता है सबसे लास्ट फेज, थर्ड एंड फाइनल फेज। इसमें क्या होता है जी? लो बर्थ रेट्स, लो डेथ रेट्स, यानी मोर्टेलिटी रेट भी लो है, कपल्ड विद डिक्लाइनिंग TFR, यानी पैदा भी कम होंगे, डेथ्स भी कम होंगी ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। साथ ही जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन की जो क्षमता है, वो भी गिरने लगता है, जिससे कि पॉपुलेशन बिगिंस टू एज, स्टैग्नेट एंड इन द लॉन्ग रन डिक्लाइन। जापान, साउथ कोरिया, यूरोप और अन्य कई देश अपने इस फेज में है। भारत जो है वो 20 साल बाद इस फेज में आ जाना है।
पर भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है रूलिंग एलीट का, सरकारी बाबुओं का और बड़े बड़े विद्वानों का, जो अपनी कॉमन सेंस का खतना कर चुके हैं और इन दोनों फैलेसीज में अक्षरशः मानते हैं। ये जो माल्थूसियन और ये पॉल एलरिच वाली पॉपुलेशन बॉम्ब वाली थी, मतलब इस अंधविश्वास में इनकी घनघोर आस्था है, यकीन है, फेथ है। पर मुझे उनसे कोई सहानुभूति है नहीं, क्योंकि मैं उनसे कॉमन सेंस एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो सब सरकारी बाबू हैं या एनजीओ चलाते हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं तो आप लोगों से कुछ उम्मीद करता हूं। क्या आपके समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? इसी माल्थूसियन फैलेसी और पॉल एलरिच के पॉपुलेशन बॉम्ब आदि के झांसे में आके भारत में शुरुआत हुई पॉपुलेशन कंट्रोल की, जिसको यूफेमाइज करके फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। मैं फैमिली प्लानिंग को पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फैमिली प्लानिंग का कायदे से मतलब होता है प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स, व्हिच मींस अपोजिट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। अब आइए जनसंख्या नियंत्रण की कहानी जानते हैं। पिछले 100 सालों में यदि ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई सबसे इंडेफिटेबल कैंपेनर रहा है तो वो थी मार्गरेट सेंगर। शी वाज फाउंडर ऑफ अमेरिकन बर्थ कंट्रोल लीग। ये प्लांट पेरेंटहुड का एक तरह से प्रीकर्सर था। सेंगर साहिबा गांधी जी को बर्थ कंट्रोल की वैल्यू समझाने को उनसे मिलने वर्धा आश्रम आई, पर गांधी जी ठहरे गांधी जी, वो मिस्टर सेंगर को ही एब्स्टिनेंस की थ्योरी पढ़ाने लगे। सेंगर साहब की दाल नहीं गली, वो वहां से निकल लिए। इधर पटना यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिक्स हुए, उसके प्रोफेसर हुए इकोनॉमिक्स के, ज्ञानचंद नाम था इनका। ये बस नाम में ही इनके ज्ञान था, फैलाया इन्होंने अज्ञान ही अज्ञान। इन्होंने 1939 में इंडिया स्टीमिंग मिलियंस नाम से 400 पन्नों की एक किताब लिख मारी। 5 साल बाद द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन नाम से एक और किताब लिख के अपने अज्ञान में इन्होंने चांद लगा दी। ऐसे ही एक समझदार और हुए राधा कमल मुखर्जी जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल के डिस्कोर्स में बड़ा नाम है। इन्होंने 1936 में इंडियन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और 2 साल बाद यानी 1938 में फूड प्लानिंग फॉर 400 मिलियंस नाम से किताब लिख मारी, जिसमें इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का आइडिया दिया। ये भाई साहब आगे चल के कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी पॉपुलेशन पे, उसकी जो सब कमेटी थी, उसके हेड भी बने। और एक हुए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कॉइन करने वाले भाई साहब मिस्टर फ्रैंक नोटेस्टीन। इन्होंने 1936 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ऑफिस ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च की स्थापना की। इसी ऑफिस ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च ने 1951 में किंग्सले डेविस नाम के एक बंदे को एक किताब लिखने के लिए फंडिंग की कि भाई एक किताब लिख दे। किताब किस नाम से छपी? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या था इस किताब का जीस्ट? दिस बुक प्रपोज्ड कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्शन एज क्रिटिकल बैकग्राउंड अगेंस्ट पॉवर्टी। और इस सब की धुरी थे फ्रैंक नोटेस्टीन। 1952 में जॉन डी रॉकफेलर थर्ड ने पॉपुलेशन काउंसिल की स्थापना की और ये काउंसिल इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फाउंडेशन IPPF, द फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इन सबको ले आई, बिकमिंग अ नेटवर्क फॉर मेजर एक्टर्स इन द फील्ड। इन सभी पॉपुलेशन कंट्रोल वाले एक्टिविस्टों के लिए भारत उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बना और इनका सबसे बड़ा फंडर बना फोर्ड फाउंडेशन अंडर इट्स दिल्ली चीफ डुगलस एंसमिंगर भाई। और जो हमारे नेहरू जी थे, ये पॉपुलेशन कंट्रोल की जानी चाहिए वाले प्रोपेगेंडा के प्रभाव में पहले से ही थे। इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन बनाया था, पॉपुलेशन कंट्रोल उसका पार्ट। फोर्ड फाउंडेशन के इंडिया चीफ डुगलस एंसमिंगर नेहरू जी को रिस्ट्रेनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कन्विंस करने पहुंच गए। नेहरू जी ने कहा कि यार भाई मैं तो ऑलरेडी कन्विंस्ड हूं, पर हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर को ऑन बोर्ड किए ये सब करना संभव है नहीं भारत में। वैसे एक और फन फैक्ट बताऊं आपको, मैं आज तक समझता था राजकुमारी अमृत कौर जो है वो सरदार है, वो नाम से लगता था। पर इस वीडियो के टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि शी वाज कन्वर्टेड यसूदी बल्ले बल्ले हो गई थी। मेरे गुरु कहते हैं कि हम हिंदुओं को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि दीमक कहाँ कहाँ लगी हुई है, इलाज तो हम तब करेंगे। खैर, एंसमिंगर साहब 1955 में नेहरू की सलाह पे अमृत कौर जी जो हेल्थ मिनिस्टर थी उनसे मिले और मिलते ही उसने ना वो निंजा टेक्निक चल दी। उसने कहा कि हम ना पॉपुलेशन वाले पे डिस्कस नहीं करेंगे यदि आप रेडी नहीं है तो, है ना, मतलब वरना हम कुछ और बात करके ऐसे निकल लेंगे। अब ये बोल के उसने अमृत कौर जी को डिसआर्म कर दिया। उन्होंने कहा चल ठीक है, बता क्या कहना है। तो उसने कौर जी को पॉपुलेशन ग्रोथ और मास पॉवर्टी के बीच रिलेशन समझाया, जो कि वास्तव में ऐसा कुछ रिलेशन होता नहीं है। पर जब आज इंटरनेट के युग में इतने आर्थिक अंगूठा छाप हैं तो तब वालों को मैं ज्यादा दोष दूंगा नहीं। राजकुमारी अमृत कौर ने उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाया और कहा कि वो इस टॉपिक पे और डिटेल में जानना चाहती हैं, अगर वो उनकी मदद कर सके। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें। एंसमिंगर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो तुरंत तैयार हो गया क्योंकि उसने पहले ही जॉन डी रॉकफेलर 3 से प्रॉमिस ले लिया था कि वो 2 कंसल्टेंट्स की सैलरी पर्सनली अपनी जेब से देगा, एनजीओ से नहीं,
पर्सनली क्यों देगा? ताकि उन दोनों कंसल्टेंट्स की न्यूट्रलिटी का आवरण बना रहे, ऐसा ना लगे कि ये फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन के पेरोल पे हैं। लोगों को ये भ्रम बना रहे कि भाई ये तो बेचारे सिंपली एक्सपर्ट्स इन फील्ड हैं। और इस प्रकार राजकुमारी अमृत कौर को पॉपुलेशन कंट्रोल समझाने के लिए न्यूयॉर्क पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की हेड लियोने बुमगार्टनर और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाला फ्रैंक नोटेस्टिन दोनों दिल्ली आए और हेल्थ मिनिस्टर की फर्स्ट पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट करने में उनकी हेल्प की। इन दोनों की सलाह पे भारत सरकार ने 1956 में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की, जिसके हेड बने आर्मी के मेडिकल कॉर्प्स के हेड कर्नल BN रैना। साथ ही सेकेंड 5 ईयर प्लान में पॉपुलेशन कंट्रोल को हाई प्रायोरिटी में रखा गया और 50 मिलियन का फंड अलॉट हुआ। साथ ही राज्यों में भी पॉपुलेशन कंट्रोल एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो फैमिली प्लानिंग वाला बजट है वो 50 मिलियन से बढ़ के 270 मिलियन का हो गया। साथ ही फोर्ड फाउंडेशन ने $12 मिलियन, रुपये नहीं डॉलर्स की एडिशनल मदद का वादा किया, जिसमें से $5 मिलियन दिए भी। फोर्ड इन इंडिया वाज द लार्जेस्ट फॉरेन फाउंडेशन प्रेजेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसके कंसल्टेंट्स हेल्थ मिनिस्ट्री तक में घुसे हुए थे और फोर्ड वाले हेल्थ मिनिस्ट्री के सरकारी बाबुओं को एजुकेशनल टूर के नाम पे मस्त न्यूयॉर्क की ट्रिप्स मरवाते थे, पार्टियां करवाते थे, यानी सब खुश थे। उधर जो कर्नल BN रैना थे, उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव और कस्बे में एक फैमिली प्लानिंग कमेटी बनाई जाए और ग्रुप लीडर जो मतलब फैमिली प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा उसको उसके बदले ₹1000 की सहयोग राशि सरकार द्वारा दी जाए। और 1965 आते आते कर्नल रैना, ब्लडी रूलिंग एलीट, वाज राइटिंग एंथुसियास्टिक रिपोर्ट्स टू जॉन डी रॉकफेलर III, जो चेयरमैन ऑफ पॉपुलेशन काउंसिल इन न्यूयॉर्क था। क्यों? टू गेट अ पैट ऑन हिज बैक एंड माइट बी फॉर सम फ्यू मोर डॉलर्स। और जब रॉकफेलर को ये लेटर मिला तो मतलब बंदा सरप्राइज था कि भाई ना तो उसने कोई ऐसी रिपोर्ट मांगी थी, ना ही उसे कर्नल रैना के एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। भाई वो दुनिया भर में फंडिंग कर रहा था। बट कर्नल रैना वाज फर्वेंट अबाउट हिज मिशन बिकॉज ही वेरी वेल न्यू हु द इंटरनेशनल प्लेयर्स वर इन दिस गेम ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। कभी कभी तो मुझे अपने इस रूलिंग एलीट की इन हरकतों को देख के लगता है कि चर्चिल ने जीवन में एक चीज बहुत सही कही थी जब उसने इंडिया के रूलिंग एलीट को डिस्क्राइब किया था। ही डिस्क्राइब्ड इंडियन रूलिंग एलीट एज मैन ऑफ स्ट्रॉ। भूसे होता ना, भूसे घास के पुतले हैं ये। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल के इन अमेरिकन प्रोपोनेंट्स को इंदिरा गांधी में उम्मीद की किरण और ज्यादा दिखाई दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी का जो प्रयागराज वाला घर है, जिसे आनंद भवन नाम से जाना जाता है, केम टू हाउस ऑफ फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट। और जब इंदिरा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में IB मिनिस्टर थी, तभी से उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पुश करना शुरू कर दिया था। जैसे उन्होंने पुश करना शुरू किया कि भाई देश के दूर दराज के गांव में भी ट्रांजिस्टर्स बांटे जाएं। क्यों बांटे जाए? ताकि फैमिली प्लानिंग का संदेश कोने कोने तक ब्रॉडकास्ट हो सके। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग कर दिया, विद सेपरेट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम ही बदल दिया गया और अब उसमें फैमिली प्लानिंग साथ में ऐड हो गया। तब के हमारे देश के प्लानिंग मिनिस्टर थे अशोक मेहता। का कहना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज द एनिमी एट द गेट, इट इज वॉर वी हैव टू वेज एंड एज इन ऑल वॉर्स वी कैन नॉट बी चूजी, सम विल गेट हर्ट, समथिंग विल गो रॉन्ग, व्हाट इज नीडेड इज द विल टू वेज द वॉर सो एज टू विन इट। मतलब जैसे हो रहा था भाई नसबंदी हो रही है, इनह्यूमन है, जबरदस्ती कर दे रहे हैं, उसमें लोगों की जान भी जा रही है, तो उन्होंने युद्ध है जी, उसमें तो लोग मरते ही हैं। ये प्लानिंग मिनिस्टर कह रहा था भारत का पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, जो सुशीला नैयर जी थी, जो तब तक हेल्थ मिनिस्टर थी, वो गांधीवादी थी, तो उनके विचार इन सब मामलों में इन सबसे अलग थे। तो अशोक मेहता ने बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर सुशीला नैयर को साइडलाइन करना शुरू किया कि इसे फट्टे लगा दो। और फाइनली इंदिरा गांधी ने 1967 में सुशीला नैयर को हटा के श्रीपति चंद्रशेखर, जो 3 बच्चे पैदा कर चुके हर पुरुष की नसबंदी करवाने के पक्षधर थे, को भारत का नया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग बना दिया गया। 1966 में फाइनली नई दिल्ली ने पॉपुलेशन काउंसिल, IPPF, फोर्ड फाउंडेशन और वर्ल्ड बैंक द्वारा रिकमेंड की जा रही पॉपुलेशन पॉलिसीज को स्वीकार कर लिया। क्या थी वो? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड IUD इंसर्शन। हर IUD इंसर्शन के बाद ₹11, हर पुरुष नसबंदी के लिए ₹30 और महिला नसबंदी के लिए ₹40, जिसको बाद में बढ़ा के ₹90 कर दिया गया। और इसके बाद देश में नसबंदी के आंकड़ों में बेहताशा वृद्धि हुई। जैसे अकेले बिहार में उस साल लगभग 1 लाख लोग नसबंदी करने के लिए आगे आए, तो अगले साल का ये आंकड़ा 2 लाख था, with an overwhelming majority opting for sterilization that offered a higher payment। सेम कहानी मध्य प्रदेश की थी। पहले साल 1,33,000 नसबंदी हुई, तो अगले साल 67-68 में 2,30,000 हुई।
कारण 3 साल से सूखा पड़ा हुआ था। सेम कहानी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की भी थी। अच्छा, कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां सूखा नहीं पड़ा था, तो उन्होंने नसबंदी इंपोज करने के लिए कोअर्सिव कैंपेन्स लॉन्च किए। जैसे केरल और मैसूर में 3 से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देना बंद कर दी गई, इनको नहीं देनी। महाराष्ट्र वाले एक कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने प्रपोज किया कि जिन परिवारों में 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मैटरनिटी बेनिफिट्स ना दिए जाएं। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार तो 1976 में कंपल्सरी 1976 में कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन बिल लेके आई, जिसका नाम इन्होंने बाद में बदल के महाराष्ट्र फैमिली बिल कर दिया, और जुलाई 1976 में यह बिल पास भी करवा दिया गया। खैर, रूलिंग एलीट कैसे एक कुर्सी के लिए, एक नेम प्लेट के लिए अपने बच्चों को फॉरेन में सेट करने के लिए कैसे अपनी आत्मा का सौदा करता है का परफेक्ट एग्जांपल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर श्रीपति चंद्रशेखर थे। 1943 में ये लिखे अपने एक आर्टिकल में, इंडिया वाज ओवर पॉपुलेटेड और इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ वाज टू हाई को ही क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब ऐसा कोई ओवर पॉपुलेशन टाइप का नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई नहीं है। फिर वो पीएचडी करने के लिए अमेरिका चले गए। उसी दौरान उन्हें सीआईए के फोररनर ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज में काम मिल गया और वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब उन्हें भारत में ओवर पॉपुलेशन दिखने लगी, अब वो बर्थ कंट्रोल की बात करने लगे। अब वही चंद्रशेखर इतने पेसिमिस्ट हो गए कि पॉपुलेशन ग्रोथ से की सन 60 में जो आबादी 50 करोड़ के करीब थी, जिसका सन 70 में 60 करोड़ होने का अनुमान था, चंद्रशेखर श्रीपति को इस ख्याल से भी घबराहट होने लगी। He became pessimist about India's ability to feed itself. उन्हें दिखने लगा कि भाई the average citizen is going to face absolute misery. Food supply will dwindle. There will be no living space. We will be reduced to the level of a cabbage patch. ये लिखना था श्रीपति चंद्रशेखर का। 1968 आते आते वो इतने अलार्मिस्ट हो गए कि वो लिखने लगे कि our house is on fire. We can get blaze under कंट्रोल विद मेल स्टेरिलाइजेशन। 1976 में इमरजेंसी के दौरान चंद्रशेखर ने पॉपुलेशन एंड लॉ नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कोअर्सिव बर्थ कंट्रोल को डिफेंड ही नहीं किया, बल्कि उसे लीगल बनाने के लिए एक पूरा एलोबरेट प्लान तक सुझाया, जब पीपीटी बना के कि लो जी ऐसे कर लो। और श्रीपति चंद्रशेखर जैसे ही एक और डेमोग्राफर हुए भारत में, नाम था आशीष बोस। इन्हें आर्गुएबली द मोस्ट वेल नोन इंडियन डेमोग्राफर कहा जा सकता है। इन्होंने भारत में जो ओवर पॉपुलेशन की डिबेट चल रही थी उसमें एक तड़का लगाया। तड़का किसका? नॉर्थ साउथ डेमोग्राफिक डिवाइड की। जी जो देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके लिए नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स साउदर्न इंडिया के स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी नॉर्थ वाले जनसंख्या वृद्धि के लिए दोषी हैं। आपने हिंदी पट्टी के लिए एक शब्द यूज होता हुआ सुना होगा, बीमारू राज्य। ये जो एक्रोनिम है ये भी मिस्टर आशीष बोस का ही खोजा हुआ है। ये वर्ड इन्होंने 1985 में राजीव गांधी को पॉलिसी ब्रीफिंग देते टाइम कॉइन किया था। इन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन चारों राज्यों के लिए बीमारू नाम का एक्रोनिम बनाया। फिर इमरजेंसी में किस प्रकार की नसबंदी की गई ये सब आप जानते ही है ना। अब आशीष बोस के कारण एक ओवर पॉपुलेशन की डिबेट में एक एंगल और ऐड हो गया। आशीष बोस के लिए रिग्रेसिव नॉर्थ वर्सेस प्रोग्रेसिव साउथ के बीच स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटल था। आशीष बोस की एंट्री के साथ क्या हो गया कि इस ओवर पॉपुलेशन की डिबेट में एक एंगल और ऐड हो गया कि साउथ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया है, नॉर्थ इंडिया ने नहीं किया है और उनकी जनसंख्या बेहताशा बढ़ रही है, इसीलिए वो बीमारू राज्य है। ये जो रिग्रेसिव नॉर्थ वर्सेस प्रोग्रेसिव साउथ वाला मुद्दा है, इसके बाद देश में हर पॉपुलेशन डिबेट का हिस्सा बन गया। पर ये मिथ ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब, ये माल्थुसियन फैलेसी, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल की हिस्ट्री, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भारत में फिर एक बार ये सब मुद्दे चर्चाओं में है और अगले 1.5-2 साल कम से कम ये चर्चाओं में और सुर्खियों में बने रहेंगे। कारण है जी 2026 में सेंसस होना है, साथ ही डिलिमिटेशन पे जो लगा हुआ एम्बार्गो है उसको भी 50 साल पूरे हो रहे हैं, यानी डिलिमिटेशन भी होना है। और इन्हीं सब के विरोध में भारत के दक्षिणी राज्यों से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। जैसे 14 फरवरी 2024 को तमिलनाडु असेंबली ने डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के कारण होने वाली रीलोकेशन ऑफ सीट्स के खिलाफ यूनानिमस रेजोल्यूशन पारित किया। The delimitation process to be carried out after 2026 on the basis of the census should not be carried out. आपको याद होगा सितंबर 2023 में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था एंड दिस एक्ट रिक्वायर्स
a delimitation and a redistribution of seats after the fresh census। अब इस प्रोविजन से डीएमके वाले ट्रिगर हो गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना था, इट इज अनजस्ट दैट साउदर्न स्टेट्स व्हिच हैव डिलिजेंटली फॉलोड यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ में फेस प्यूनिटिव मेजर्स ड्यूरिंग कंस्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन। स्टालिन साहब ने डिलिमिटेशन को पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कहते हुए आगे कहा कि वी विल हैव टू डिफीट द पॉलिटिकल कंस्पिरेसी ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एमपीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउथ इंडिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे सदन में बहस के दौरान स्टालिन साहब की ही बहन और डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने अपने भाई स्टालिन को कोट करते हुए कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि साउथ के लोगों के मन में डिलिमिटेशन से डर है कि देयर वॉइसेस विल बी अंडरमाइंड। हमें इस पे साफ साफ क्लैरिफिकेशन चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से घटे। ऐसे ही डीएमके के राज्यसभा सांसद एनवीएन सोमू ने डिलिमिटेशन का विरोध करते हुए सदन में बात दोहराई कि देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर रीअलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो मेंबर और केरल के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके एमए बेबी ने महिला आरक्षण बिल पर इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हुए कहा कि द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अ फॉल्स डेमोक्रेटिक फॉर्म इम्पोज्ड ऑन द साउथ बाय साइलेंसिंग द साउथ एंड इट्स डिसेंटिंग वॉइसेस द यूनियन गवर्नमेंट इज पेरिलिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेरिलिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आजकल फेडरल स्ट्रक्चर पे भी बहुत बात होती है, राहुल गांधी भी मतलब आजकल इस पर ज्ञान देने लगा है। और डिलिमिटेशन का विरोध करने में साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आने वाले कई नेता जैसे कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम, शशि थरूर आदि के अलावा कई और एमिनेंट लोग शामिल हैं, जैसे कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी केएम चंद्रशेखर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस केएम जोसेफ, रामचंद्र गुहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू, क्रिस्टोफर जेफरलॉट, पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डी सुब्बा राव और यहां तक कि पूर्व में एनडीए सरकार में रहे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। सेम वही आर्गुमेंट है इन सबका कि साउथ के स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग को ढंग से इंप्लीमेंट किया और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में कर लिया, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग की नीतियों को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए इनकी आबादी में बेहताशा वृद्धि हो रही है। और अब डिलिमिटेशन होगा तो जनसंख्या के प्रोपोर्शन में ही सीट्स अलॉट होंगी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में, तो स्वाभाविक है कि साउथ की सीट्स घटेंगी या नॉर्थ के कंपोजिशन में कम बढ़ेंगी क्योंकि नॉर्थ की जनसंख्या ज्यादा है। मतलब साउथ ने कितना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, कितनी फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक आप इतना जान लीजिए कि डीएमके चीफ करुणानिधि के खुद के 6 बच्चे थे। इसके अलावा एक और तर्क आजकल जो चल रहा है कि साउथ को फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम मिलते हैं, नॉर्थ को ज्यादा मिलते हैं। 1 फरवरी 2024 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंटरिम बजट पेश कर रही थी तो इनका विरोध करते हुए कांग्रेस के कर्नाटक से सांसद डीके सुरेश ने तो साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए एक अलग ही देश की मांग कर डाली। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से साउथ इंडिया के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के साथ फेवरेटिज्म हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डिलिमिटेशन है क्या जिसके चक्कर में इतना बवाल हो रहा है, एक दूसरा देश ही मांग दे रहे हैं। तो जी भारत के संविधान के आर्टिकल 246 और सेंसस एक्ट 1948 के अनुसार देश में हर 10 साल में एक जनसंख्या का सर्वे होना चाहिए। इसी संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अनुसार इस सर्वे के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का रीअलोकेशन एडजस्टमेंट होना चाहिए ताकि सबको इक्वल एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। स्वतंत्र भारत में 3 डिलिमिटेशन हुए हैं, 1952 में, 1963 में और 1971-73 में। फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जो 42वां संशोधन किया संविधान में, उसके अंतर्गत बिना डिबेट डिस्कशन के ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पे अगले 25 साल के लिए एम्बार्गो लगा दिया, यानी रोक लगा दी कि अब नहीं होगा डिलिमिटेशन, अगले 25 सालों तक रीअलोकेशन ऑफ सीट्स बंद, क्लोज। और सरकार ने घोषणा कर दी कि द रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इन अदर इलेक्टिव बॉडीज विल रिमेन टाइड टू द 1971 सेंसस फिगर टिल 2001। ये तो ऐसा बताते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो जी 1976 में जो ये डिलिमिटेशन पे एम्बार्गो लगा, वो डिलिमिटेशन पे एम्बार्गो लगाने का प्रस्ताव डीएमके के सांसद मुरासोली मारन, जो बाद में यूनियन मिनिस्टर भी रहे, वो 1971 में दे चुके थे। अच्छा, कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एम्बार्गो लगाने के पीछे जनसंख्या नियंत्रण तो एक कारण था, पर एक ही कारण नहीं था, और भी कारण थे। जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और वेस्ट इंडियन स्टेट्स जो थे, उनको सबक सिखाना भी एक कारण था। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन्स थे, ये इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के दौरान एंटी इंदिरा एंड एंटी कांग्रेस विरोध के एपी सेंटर थे। साथ ही इंदिरा के नॉर्थ इंडियन स्टेट से गुस्से का एक और कारण था। 1962 में चीन के हारने के बाद लोहिया ने एंटी कांग्रेस धड़ा यूनाइट करने की सोची। वो संयुक्त विधायक
दल की जो ऐसी इन्होंने बनाया थी। फिर 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बन गई, पर कांग्रेस का आजादी के बाद पहली बार 9 राज्यों से सुपड़ा साफ हो गया। जब सन 2001 में इस एम्बार्गो की डेडलाइन आई कि मतलब अब ये एम्बार्गो खत्म हो रहा है, अब आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। एनडीए के गठबंधन में एक गठबंधन की सरकार चल रही थी। अटल जी, हम सब जानते हैं कि उन्होंने 24 से 26 दलों की गठबंधन सरकार चलाई थी, तो उन्होंने मतलब बवाल मोल लेने के बजाय इस एम्बार्गो पे सिंपल सा 84वां जो अमेंडमेंट किया और 25 साल के लिए इसको और आगे टाल दिया। अब उस एम्बार्गो की भी जो डेडलाइन है वो 2026 में आ रही है, इसीलिए सब हल्ला मचा रहे हैं। तो आइए पहले हम इस पॉपुलेशन कंट्रोल बाय साउथ इंडिया एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय नॉर्थ इंडिया की सच्चाई जान लेते हैं। कुछ नहीं करना भाई, भारत में हमारे पास पिछले 150 सालों का सेंसस है। हम उस सेंसस के डेटा को उठाते हैं और देख लेते हैं। अब हम सेंसस का डेटा कहाँ से देखें भाई? एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना भाई, कि कहाँ से तय कर रहे हैं भाई, कब से देखा जाए कि वहां के कंपैरिजन में आबादी इतनी इतनी सबकी बढ़ गई है। तो भाई मैं कहता हूँ पहला ही सेंसस ले लेते हैं। पर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, 1871 का जो सेंसस डेटा है वो पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है, क्योंककि उस सर्वे में कई राज्यों के पुराने सर्वे के डेटा को ही ले लिया गया था। जैसे पंजाब के लिए 1855-1868 का डेटा, हैदराबाद के लिए 1867 का डेटा, अवध के लिए 1861 का डेटा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1853-1865 का डेटा, मद्रास के लिए 1851-52 का डेटा। यानी 1871-72 में देश में जो सेंसस हुआ था पहला, वो कोई सिंक्रोनस सेंसस नहीं था। कायदे से भारत में पहला ढंग का जो सिंक्रोनस सर्वे हुआ जनसंख्या का, वो 1881 में हुआ था। इसीलिए भाई हम भारत के इन 150 सालों के सर्वे को समझने के लिए इसे 4 ज्योग्राफिकल रीजन्स में भी बांट लेते हैं। जैसे जब मैं ईस्टर्न इंडिया बोलूंगा तो उसका मतलब बंगाल और उड़ीसा, जब वेस्टर्न बोलूंगा तो गुजरात प्लस महाराष्ट्र, जब नॉर्थ बोलूंगा तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के सभी हिंदी भाषी राज्य, जब साउथ बोलूंगा तो 2014 तक जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स थे वे सभी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसमें हमने जम्मू कश्मीर और पंजाब को नहीं जोड़ा है, और उनके ना जोड़े जाने से हमारे सेंसस की स्टडी में कोई समस्या नहीं आएगी। हमने डेटा को उसी हिसाब से किया है। अच्छा, 1881 से 1947 तक का भारत 1947 से 2011 के भारत से अलग है, क्योंकि 1947 में विभाजन हुआ था तो कुछ राज्यों की सीमाएं और जनसंख्या बदली थी, जैसे बंगाल की ही देख लें। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको डेटा दूंगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर लिया गया है, ताकि पार्टीशन का भी कोई अंतर इस डेटा पे ना आए। सबसे पहले लेते हैं 1881 का सेंसस डेटा। ईस्टर्न इंडिया की आबादी थी 2,58,66,760। अगर परसेंटेज की टर्म्स में बताऊं तो टोटल पॉपुलेशन का 12.08%। वेस्टर्न इंडिया की आबादी थी 2,87,74,086। अगर परसेंटेज की टर्म्स में बताऊं टोटल पॉपुलेशन का 13.44%। साउथ इंडिया की आबादी थी 4,61,68,966। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज बताऊं तो टोटल पॉपुलेशन का 21.56%। और नॉर्थ इंडिया की आबादी थी 10,67,46,332। अगर परसेंटेज की उसमें बताऊं तो टोटल पॉपुलेशन का 49.85%। आइए अब एक बार एंडिंग पॉइंट जो कि हमारे पास 2011 का सेंसस है उसमें इन रीजन्स का डेटा देख लेते हैं। ईस्टर्न इंडिया की आबादी थी 16,44,55,909, यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताऊं टोटल पॉपुलेशन का 13.58%। वेस्टर्न इंडिया की आबादी थी 17,28,14,025, यानी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन का 14.27%। साउथ इंडिया की आबादी थी 25,12,29,165, यानी इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन का 20.75%। और नॉर्थ इंडिया की आबादी थी 56,27,10,668, यानी इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन का 46.47%। यानी कि इन चारों रीजन्स में अगर सबसे ज्यादा किसी की आबादी घटी है इन कंपैरिजन टू द सेंसस ऑफ 1881, तो वो साउथ की नहीं घटी है, वो ईस्ट की नहीं घटी है, वो वेस्ट की नहीं घटी है, वो घटी है नॉर्थ इंडिया की, वो भी 3% के करीब। और सबसे ज्यादा जिस रीजन की आबादी बढ़ी है इन कंपैरिजन टू 1881 सेंसस, वो वेस्टर्न इंडिया की बढ़ी है। आइए इसे और तोड़ते हैं ताकि और बेहतर समझ आ सके। हम 1881 और 2011 के बीच हुए अलग अलग साल के सेंसस में पॉपुलेशन का परसेंटेज देखते हैं इन्हीं 4 रीजन्स। 1881 नॉर्थ 49.85%, साउथ 21.56%, ईस्ट 12.08%, वेस्ट 13.44%। 1901 नॉर्थ 46.16%, साउथ 24.23%, ईस्ट 12.81%, वेस्ट 11.95%। 1921 नॉर्थ 44.14%, साउथ 25.56%, ईस्ट
13.24%, वेस्ट 12.34%। 1951 नॉर्थ 42.61%, साउथ 26.08%, ईस्ट 13.56%, वेस्ट 13.37%। 1971 नॉर्थ 41.90%, साउथ 24.69%, ईस्ट 14.76%, वेस्ट 14.07%। 2011 नॉर्थ 46.47%, साउथ 20.75%, ईस्ट 13.58%, वेस्ट 14.27%। इन सेंसस डेटाज में एक चीज साफ क्या दिख रही है कि नॉर्थ इंडिया की आबादी लगातार 90 सालों तक 1881 वाली आबादी के मुकाबले घट रही है। जैसे 1881 में कुल आबादी की 49.85% जनसंख्या जो थी वो नॉर्थ इंडिया में थी। 1901 में घट के 46.16% हो गई। 1921 में और घट के 44.14% हो गई। फिर 1951 में और घट के 42.61% हो गई और 1971 में लोवेस्ट डिक्लाइन मतलब लगभग 8% के डिक्लाइन के साथ घट के 41.90% रह गई। इसी दौरान साउथ इंडिया का क्या हाल है? तो जी साउथ की आबादी लगातार 90 सालों तक 1881 के मुकाबले बढ़ी है। जैसे 1881 में देश की कुल आबादी की 21.56% जनसंख्या जो थी वो साउथ की थी, जो 1901 में 3% की वृद्धि के साथ 24.23% हो गई। 1921 में बढ़ के 25.56% हो गई। 1951 में बढ़ के 26.08% हो गई। 1971 में 24.69% और 2011 में 20.75%। यानी साउथ अपनी आबादी को 1951 में पीक कर चुका था। और कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर प्रोपेगेंडा, सबसे अधिक आबादी पिछले 150 सालों में किसी रीजन की बढ़ी है तो वो ईस्टर्न इंडिया की है, और उससे भी ज्यादा वेस्टर्न इंडिया की बढ़ी है। ईस्टर्न इंडिया की आबादी 1881 में 12.08% थी। इसने अपना पीक किया 1971 में और बढ़ के पहुंच गए 14.76%। और 2011 में ये अपनी 1881 वाली आबादी से 0.52% ज्यादा ही थे। ऐसे ही वेस्टर्न इंडिया 1881 में 13.44% था। ये 2011 में अपने पीक पे पहुंच के 14.27% हो गया, जो कि 1881 वाली आबादी की तुलना में 0.83% अधिक है। अच्छा, इस 150 साल के सेंसस डेटा में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है? नॉर्थ को छोड़ के बाकी सारे रीजन्स अपनी 1881 वाली पॉपुलेशन शेयर से आगे जाके पीक कर चुके हैं। और नॉर्थ पीक करना तो छोड़ो, पिछले 150 साल में जो इनका 1881 में शेयर था उस पे भी नहीं पहुंच पाया है। आइए एक बार हम रीजनल पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा भी देख लेते हैं। 1881 से 1951 तक भारत की नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ 1881 के डेटा के हिसाब से 68.61% ग्रो हुई। वहीं ईस्ट ने 89.33% की ग्रोथ की है, वेस्ट ने 67.74% की ग्रोथ की है और साउथ ने हाईएस्ट 104% की ग्रोथ की है और नॉर्थ ने इन चारों में लोवेस्ट मात्र 44.12% की ग्रोथ की है। यानी शुरू के 70 सालों में ग्रोथ के मामले में फर्स्ट रैंक है साउथ इंडिया, सेकंड रैंक ईस्टर्न इंडिया, थर्ड रैंक वेस्टर्न इंडिया और फोर्थ रैंक नॉर्दर्न इंडिया। हम इस डेटा को 1881 से 1971 तक का देख लेते तो क्या कहता है भाई डेटा? इस दौरान भारत की एवरेज ग्रोथ हुई है 155.97%, ईस्टर्न इंडिया की 212.69%, वेस्टर्न इंडिया की 167.98%, साउदर्न इंडिया की 193.16% और नॉर्दर्न इंडिया की 115.16%। यानी ग्रोथ के मामले में शुरू के 90 साल के डेटा के हिसाब से फर्स्ट रैंक ईस्टर्न इंडिया, सेकंड रैंक साउदर्न इंडिया, थर्ड रैंक वेस्टर्न इंडिया और फोर्थ रैंक नॉर्दर्न इंडिया। यानी आजादी के मतलब 1881 से 1971 तक के 90 सालों में नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम ही हुई है। तो भाई ये डेटा आपको क्या दिखा रहा है? ये डेटा आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन याद है, मैंने बताया था उसके 3 फेज थे। फेज 1 हाई बर्थ रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, फिर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। फेज 2 हाई बर्थ रेट, लो मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ। फेज 3 लो बर्थ रेट, लो मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइनिंग TFR, पॉपुलेशन स्टार्टेड स्टैग्नेटिंग, एजिंग एंड अल्टीमेटली डिक्लाइन। भारत के इन चारों रीजन्स में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज अलग अलग समय में आया। जैसे सबसे पहले साउथ फेज 2 में पहुंचा, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, और 1961 में जब साउथ फेज 3 में जा रहा था तो नॉर्थ इंडिया अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेज 2 में एंटर कर रहा था। ईस्टर्न इंडिया अपने थर्ड स्टेज में 1971 में पहुंचा और वेस्टर्न इंडिया 2011 में सेकेंड फेज के पीक पे था। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने आबादी अपनी डबल की थी 1881 के आंकड़ों के हिसाब से? तो जी वो था केरल। 1931 में अपनी आबादी डबल कर चुका था। केरल की जो आबादी 1881 में थी
उसकी डबल होके 1931 में हो चुकी थी। फिर 1931 वाली अपनी इस डबल आबादी को 1971 तक फिर डबल कर चुका था। सच वाज द क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ केरला's population that by the time it started slowing down after 1971 it had quadrupled। 1881 में मद्रास की आबादी थी 3 करोड़, जो 1951 में बढ़ के 5 करोड़ यानी 60 सालों में 60% बढ़ चुकी थी। मैसूर का भी देख लेते हैं। आजादी के बाद ये कर्नाटक का कोर बना। 1881 में इसकी आबादी मात्र 42 लाख थी, जो 1951 में बढ़ के 80% ग्रोथ के साथ 73 लाख पहुंच चुकी थी। ऐसे ही हैदराबाद, जो आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में डिवाइड हुआ, इसकी आबादी 1881 में 1 करोड़ से कम थी, जो 1951 आते आते 66% बढ़ के 1.63% हो गई। तमिलनाडु की आबादी 1901 में 1.92 करोड़ थी, जो 2011 में 275% की ग्रोथ के साथ 7.2 करोड़ हो गई। अगर हम पूरे साउथ की पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो 1881 के कंपैरिजन में आबादी 5.5 गुना बढ़ी है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ 444% एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर 4 करोड़ 62 लाख से बढ़ के 25 करोड़ 12 लाख। वहीं हिंदी बेल्ट नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य की 1881 से 1921 के बीच हार्डली एनी ग्रोथ हुई है। 1881 में उत्तर प्रदेश की आबादी थी 4 करोड़ 50 लाख, जो 1921 में 40 वर्षों में बढ़ के हुई 4 करोड़ 66 लाख, यानी 40 साल में उत्तर प्रदेश की आबादी मात्र 16 लाख। वहीं इन्हीं 40 सालों में सेम साउथ की आबादी 1881 में थी 4 करोड़ 62 लाख, वो उससे बढ़ के हो गई 6 करोड़ 42 लाख 28,692, यानी पूरे 2 करोड़ की लगभग वृद्धि। तो उधर तो वो 16 लाख बढ़े या 2 करोड़ बढ़े, मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो 10 गुना ज्यादा की वृद्धि पूरे साउथ उसमें हुई है। आबादी बढ़ने के मामले में सबसे बड़ा लूजर कौन है? तो जी वही मच विलिफाइड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ नॉर्दर्न इंडिया। पर क्या मस्त आयरनी है ना, जब पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में सबसे बड़ा लूजर नॉर्थ इंडिया है, तो फिर ये जबरदस्ती का हमें मानने पे क्यों फोर्स किया जा रहा है कि नॉर्थ इज द कल्प्रिट ऑफ अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ? मतलब नॉर्थ इंडिया के बारे में परसेप्शन बनाया हुआ है कि मार्केट में कि भाई गंवार लोग रहते हैं, गोबर उठाते हैं, गंदगी में रहते हैं, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं है, देश पे पैरासाइट्स की तरह हैं, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, हेन तेन हाई हाउ, ये सब तो समझते ही नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, परसेप्शन का ही सारा खेल है। इनफैक्ट परसेप्शन एंड प्रोपेगेंडा के सामने रियलिटी मैटर ही नहीं करती, वरना मरने के बाद जन्नत जाने की चाह में इस धरती को ही नरक बना चुके ज़ॉम्बीज, जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता को ऑपरेस कर रखा है, वो खुद ऑपरेस नहीं कहलाते। ना ही लोग रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग को रिलीजन ऑफ पीस कहते। दुनिया भर में पिछले 100 सालों में 10 करोड़ लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे वामपंथी आज की डेट में सबसे ज्यादा नॉन वायलेंस के पोस्टर बॉय और हिंसा को अपोज करते हुए दिखे। इनफैक्ट जब ये अपनी रैलियों में स्टालिन और माओ की तस्वीर लगा के फांसीवाद और हिंसा के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो आयरनी का भी मन करता होगा कि एक बार मतलब आत्महत्या करने से काम नहीं चलेगा, एयर इंडिया की फ्लाइट में हनीमून मनाने पहलगाम चला जाऊं सूटकेस लेके। वीडियो के शुरू में ही मैंने पॉपुलेशन बॉम्ब वाला पॉल एलरिच और बढ़ती जनसंख्या से खाने के लाले पड़ जाएंगे वाले माल्थूसियन फैलेसी को इसीलिए डिबंक कर दिया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को आप लोग नेगेटिव टर्म्स में ना देखें। पहले की तरह अब अकाल नहीं पड़ते और ना ही पहले की तरह लाखों लोग अनाज की कमी से मर रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी एज रिसोर्स भी तो हो सकती है। भाई मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी चीज है। मैं पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हिस्टीरिया में नहीं फंसता। और आप देखें कि जितने भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल के समर्थक थे, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर्स, इन सब का मानना क्या था कि भारत 1951 में ही ओवर पॉपुलेटेड है, जब भारत की कुल आबादी 1951 में मात्र 36 करोड़ थी। आज 2025 में हमारी आबादी 144 करोड़ के करीब है, यानी हमने पिछले 75 सालों में 100 करोड़ और लोगों को एकोमोडेट किया है, एंड दैट टू विदाउट एनी डूम्सडे। सो डजंट इट मीन दैट कॉन्ट्ररी टू द व्यू टेकन बाय डूमसेयर्स एंड पॉपुलर परसेप्शन, द इंडिया ऑफ 1951 वाज सीरियसली अंडर पॉपुलेटेड? खैर, एक और हाय तौबा मचाई जा रही है कि डिलिमिटेशन से साउदर्न स्टेट्स की लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। तो वैसे तो देश के गृह मंत्री अमित अनिल चंद्र शाह जी ने आश्वासन दिया है कि सीटें किसी की भी नहीं घटेंगी, फिर भी फियर मॉन्गरिंग हुई। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई चलो एक बार को मान लिया कि घट गई, फिर क्या हो गया, क्या पता जाएगी। भाई 1971 के डिलिमिटेशन में उत्तर प्रदेश की सीटें भी तो घटी थी। भाई उसी डिलिमिटेशन में केरल और कर्नाटक की 2-2 लोकसभा सीटें बढ़ी थी, पर तब तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई थी। तब तो कोई नहीं लिख रहा था कि ये कंस्पिरेसी है नॉर्थ की वॉइस को दबाने की। एक औसत लोकसभा की सीट जो है 1971 में 7,38,000 लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, 2014 में 23,11,000 और 2019 में 25 लाख लोगों को एक लोकसभा सीट रिप्रेजेंट कर रही थी।
और 2024 के लोकसभा चुनाव में ईच लोकसभा रिप्रेजेंटेड 26.55 लाख पीपल, यानी पहले एक लोकसभा सीट 7,38,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। दस रेंडरिंग वंस वर्थ इन सो फार एज रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न्ड 1 in 7 lakh. By 2024 that worth has deteriorated 3.5 times to 1 in nearly 27 lakh, यानी लोगों की जो वर्थ है उसमें भी इन्फ्लेशन हो गया। एक और तरीके से समझाता हूं, 2011 के सेंसस में राजस्थान की आबादी थी 6,85,48,437 और लोकसभा सीट्स थी 25। वहीं कर्नाटक की 2011 के सेंसस में आबादी थी 6,10,95,297 और लोकसभा सीट्स कितनी थी 28, यानी जनसंख्या राजस्थान से कम पर लोकसभा की सीटें राजस्थान से 3 ज्यादा। ऐसे ही 2011 में एमपी की आबादी थी 7,26,26,809 और लोकसभा सीटें थी 29। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की आबादी थी 7,21,47,030 पर सीटें थी 39, यानी आबादी मध्य प्रदेश से कम पर लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश से 10 ज्यादा। ऐसे ही केरल का हर लोकसभा एमपी उत्तर प्रदेश के हर एमपी से लगभग आधे लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एन एमपी फ्रॉम साउथ जनरली रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 2/3 एज मेनी पीपल एज एन एमपी फ्रॉम नॉर्थ डज। मतलब समझ आ रहा है आपको जब मैं कहता हूं कि साउथ ओवर रिप्रेजेंटेड एंड नॉर्थ अंडर रिप्रेजेंटेड का। अच्छा, इस अंडर रिप्रेजेंटेशन से सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जी दिस डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज between the north and south creates asymmetry in the elected representatives' ability to serve their constituency. This adversely affects the development schemes in large constituencies, putting the states and regions where they are concentrated as a disadvantage. अच्छा, एक और क्लेम है जो इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में बहुत यूज होता है। द क्लेम दैट decline in south fertility and population growth rate was attributed to vigorous family planning implementation since its launch. But this claim is questionable because until 1966 the programs didn't have the requisite scale or budgetary support to have the intended impact. 1951 में देश में कुल एससी आबादी थी 14.39% और एसटी आबादी थी 5.36%। 2011 में एससी आबादी बढ़ के हो गई 16.6% और एसटी आबादी भी बढ़ के हो गई 8.6%। 1951 में दोनों का कंबाइंड शेयर था 19.75% और 2011 में ये जो शेयर था ये बढ़ के हो गया 25.2% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो जब एम्बार्गो हटेगा, डिलिमिटेशन होगा तो हमारे इन भाइयों को भी तो रिजर्व सीटें बढ़ेंगी। तो ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे स्टालिन, राहुल गांधी आदि तमाम जितने भी हैं, क्या ये दलितों का हक नहीं मारना चाह रहे? वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है वो डिलिमिटेशन के बाद पूर्णतः लागू हो सकेगा। तो क्या ये डिलिमिटेशन का विरोध करने वाले देश की आधी आबादी मातृशक्ति के संसद में बढ़ते रिप्रेजेंटेशन का विरोध नहीं कर रहे? क्या ये एंटी फेमिनिस्ट नहीं है? भाई ये सीटों का घटना बढ़ना तय कैसे होगा? भाई बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान से ही होगा ना। इनफैक्ट सेंसस और डिलिमिटेशन दोनों ही बाबा साहेब के ही तो संविधान में है। फिर डिलिमिटेशन का विरोध करने वालों को बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान का विरोधी क्यों ना कहा जाए? वैसे ये भी मतलब गजब आयरनी है। तथाकथित संविधान के रक्षक, बाबा साहेब के फैन बॉयज, बाबा साहेब पगलूस संविधान सम्मत डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं और तथाकथित संविधान की हत्या कर देंगे, संविधान के हत्यारे संविधान बदल देंगे का आरोप सुनने वाली नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान सम्मत डिलिमिटेशन लागू करना चाह रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पॉपुलेशन कंट्रोल की थ्योरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली जो फैलेसी है और भारत में जो डिलिमिटेशन पे एम्बार्गो लगा और फिर जो अभी डिलिमिटेशन की वो एम्बार्गो खत्म होने वाला है 2026 में, उसके बारे में जो डिबेट चल रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। साथ ही जो इस देश में सबसे बड़ा पॉपुलर परसेप्शन है कि भारत में अगर आबादी सबसे ज्यादा किसी की बढ़ी है तो वो नॉर्थ इंडिया की बढ़ी है, उसको मैंने आपके सामने पिछले 150 साल के सेंसस डेटा को रख के डिबंक करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस जब डिलिमिटेशन पे बहस होगी, चर्चा होगी, तो आप इन मुद्दों को उठाएंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप ये पब्लिक डिस्कोर्स में लेके आएंगे। इसी के लिए बने रहिए साथ में। मिलते हैं जल्दी अगले डॉजियर में। जय श्री राम।